हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो हम इस चैनल में मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारी कहानियाँ इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मुबारक बीमारी। रात के 9 बज गए। एक युवती अंगीठी के सामने बैठी हुई आग फूंकती थी और उसके गाल आग में कुंदनी रंग में दहक रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। कभी चौंक कर आंगन की तरफ ताकती, कभी कमरे की तरफ। फिर आने वालों की इस देरी से त्योरिया पर बल पड़ जाते और आंखों में हल्का सा गुस्सा नजर आता। कमल पानी से झकोले खाने लगता। इसी बीच आने वालों की आहट मिली। कहर बाहर पड़ा, खर्राटे ले रहा था। बूढ़े लाला हरनाम मदास ने आते ही उसे एक ठोकर लगाकर कहा, कमबख्त, अभी शाम हुई है और अभी से लंबी तान दी। नौजवान लाला हरिदास घर में दाखिल हुए, चेहरा बुझा हुआ, चिंतित। देवकी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और गुस्से व प्यार से मिली हुई आवाज़ में बोली, आज इतनी देर क्यों। दोनों नए खिले हुए फूल थे, पर एक ओस की ताजगी थी, दूसरा धूप से मुरझाया हुआ। हरिदास, हाँ आज देर हो गई। तुम यहाँ क्यों बैठ रही। देवकी, क्या करती, आग बुझ जाती थी, खाना न ठंडा हो जाता। हरिदास, तुम ज़रा से काम के लिए इतनी आग के सामने ना बैठा करो, बाज आया गरम खाना से। देवकी, अच्छा कपड़े तो उतारो, आज इतनी देर क्यों की। हरिदास, क्या बताऊं, पिताजी ने ऐसी नाक में दम कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बनता। इस रोज़ रोज़ की झंझट से तो यही अच्छा है कि मैं कहीं और नौकरी कर लूं। लाला हरमनदास एक आटे की चक्की के मालिक थे। उनकी जवानी के दोनों दिनों में आसपास दूसरी चक्की न थी। उन्होंने खूब धन कमाया, मगर अब वह हालत न थी। चक्कियाँ कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हो गई थी, नई मशीनें और इजादों के साथ। उसके काम करने की जोशीली नौजवान थे, मुस्तैदी से काम करते थे, इसलिए हरमनदास का कारखाना रोज़ गिरता जाता था। बूढ़े आदमियों को नई चीज़ों से चिढ़ हो जाती है, वह लाला हरमनदास को भी थी। वह अपनी पुरानी मशीन ही को चलाते थे, किसी किस्म की तरक्की या सुधार को पाप समझते थे, मगर अपनी इस मंदी पर कुठार करते थे। हरिदास ने अपनी मर्जी के खिलाफ कॉलेजिएट शिक्षा प्राप्त की और उसका इरादा था कि अपने पिता के कारखाने को नए उसूलों से चलाकर आगे बढ़ाए। लेकिन जब वह उससे किसी परिवर्तन या सुधार का जिक्र करता तो लाला साहब जामे से बाहर हो जाते और बड़े गर्व से कहते, कॉलेज में पढ़ने से तजुर्बा नहीं आता, तुम अभी बच्चे हो, इस काम में मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तुम मुझे सलाह मत दो, जिस तरह मैं कहता हूँ काम किए जाओ। कई बार ऐसे मौके आ चुके थे कि बहुत से छोटे मसलों में अपने पिताजी की मर्जी खिलाफ काम करने के जुर्म में हरिदास को सख्त फटकारें पड़ी थी। इस वजह से अब वह इस काम में कुछ उदासीन हो गया था और किसी दूसरे कारखाने में किस्मत आजमाना चाहता था, जहां उसे अपने विचारों को अमली सूरत देने की ज़्यादा सहूलतें हासिल हों। देवकी ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, तुम इस फिक्र में क्यों जान खपाते हो। जैसे वह कहें वैसे ही करो। भला दूसरी जगह नौकरी कर लोगे तो वह क्या कहेंगे, और चाहे वे गुस्से के मारे कुछ न बोले, लेकिन दुनिया तो तुम्हें ही बुरा कहेगी। देवकी नई शिक्षा के आभूषण से वंचित थी। उसे स्वार्थ का पाठ न पढ़ा था, मगर उसका पति अपने अल्मा मेटर का एक प्रतिष्ठित सदस्य था। उसे अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था, उस पर नाम कमाने का जोश, इसलिए वह बूढ़े पिता को पुराने ढर्रों को दिखाकर धीरज खो बैठता था और अपनी योग्यता के लाभप्रद उपयोगों की कोशिश के लिए दुनिया उसे बुरा कहे तो उसकी परवाह न थी। झुँझला कर बोला, कुछ मैं अमृत की घरिया पीकर तो नहीं आया हूँ, सारी उम्र उसके मरने का इंतज़ार करूँ। मूर्खों की अनुचित टीका टिप्पणी के डर से क्या अपनी उम्र बराबर कर दूँ। मैं अपने कुछ हम उम्रों को जानता हूँ जो हरगिज़ मेरी सी योग्यता नहीं रखते, लेकिन वह मोटर पर हवा खाने लगते हैं, बंगलों में रहते हैं और शान से ज़िंदगी बसर करते हैं। तो
मैं क्यों हाथ पर हाथ रखे ज़िंदगी को अमर समझे बैठे रहूं। संतोष और निष्प्रियता का युग बीत गया, यह संघर्ष का युग है। यहाँ मैं जानता हूँ कि पिता का आदर करना मेरा धर्म है, मगर सिद्धांतों के मामले में मैं उनसे किसी से भी नहीं दब सकता। इसी बीच कहार ने आकर कहा, लाला जी थाली मंगाते हैं। लाला हरमनदास हिंदू रस्म रिवाज के बड़े पाबंद थे, मगर बुढ़ापे के कारण चौक के चक्कर में मुक्ति पा चुके थे। पहले कुछ दिनों तक जाड़ों में रातों को पूरियां न हजम होती थी, इसलिए चपातियां ही अपनी बैठक में मंगा लिया करते थे। मजबूरी ने वह कराया था जो हुज्जत और दलीली के काबू से बाहर था। हरिदास के लिए भी देवकी ने खाना निकाला। पहले तो वह हजरत को बहुत दुखी नज़र आते थे, लेकिन बघार की खुशबू ने खाने के लिए चाव पैदा कर दिया था। अक्सर हम अपनी आँखों और नाक से हाजमे का काम लिया करते हैं। लाला हरमनदास रात को भले चंगे सोए, लेकिन अपने बेटे की गुस्ताखियाँ और कुछ अपने कारोबार की सुस्ती और मंदी उनकी आत्मा के लिए भयानक कष्ट का कारण हो गई। और चाहे इसी उद्विग्नता का असर हो, चाहे बुढ़ापे का, सुबह होने से पहले उन पर लकवे का हमला हो गया। ज़बान बंद हो गई और चेहरा ऐंठ गया। हरिदास डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर आए, मरीज को देखा और बोला, डरने की कोई बात नहीं, सेहत होगी, मगर 3 महीने से कम न लगेंगे। चिंताओं के कारण यह हमला हुआ है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वह आराम से सोएं, परेशान न हो और ज़बान खुल जाने पर भी जहाँ तक मुमकिन हो बोलने से बचें। बेचारी देवकी बैठी रो रही। हरिदास ने आकर उसको सांत्वना दी, फिर डॉक्टर के यहाँ से दवा लाकर दी। थोड़ी देर में मरीज को होश आया। इधर उधर कुछ खोजती हुई सी निगाहों से देखा कि जैसे कुछ कहना चाहते हैं, और फिर इशारे से लिखने के लिए कागज़ मांगा। हरिदास ने कागज़ और पेंसिल दी तो बूढ़े लाला साहब ने हाथों को खूब संभाल कर लिखा, इंतज़ाम दीनानाथ के हाथ में रहे। यह शब्द हरिदास के हृदय में तीर की तरह लगा। अफसोस, अब भी मुझ पर भरोसा नहीं, यानी कि दीनानाथ मेरा मालिक होगा और मैं उसका गुलाम बनकर रहूँगा। यह नहीं होने का। कागज़ लिए देवकी के पास आए और बोले, लाला जी को दीनानाथ को मैनेजर बनाया है और मुझ पर इतना एतबार भी नहीं है, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से न दूंगा। उनकी बीमारी का अफसोस तो ज़रूर है, मगर शायद परमात्मा ने मुझे अपनी योग्यता दिखाने का यह अवसर दिया है और इससे मैं ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। कारखाने के कर्मचारियों ने इस दुर्घटना की खबर सुनी तो बहुत घबराए। उनमें कोई निकम्मे बेमसरफ आदमी भरे हुए थे जो सिर्फ खुशामद और चिकनी चुपड़ी बातों की रोटी खाते थे। मिस्त्री ने कई दूसरे कारखाने में मरम्मत का काम उठा लिया था, रोज़ किसी न किसी बहाने से खिसक जाता था। फायरमैन और मशीन मैन दिन को झूठ मूठ चक्की की सफाई में काटते और रात को काम करके ओवर टाइम की मजदूरी लिया करते थे। दीनानाथ ज़रूर होशियार और तजुर्बेकार आदमी था, मगर उसे भी काम करने के मुकाबले में जी हाँ रटते रहने से ज़्यादा मज़ा आता था। लाला हरमनदास मजूरी देने के बहुत हीले हवाले किया करते थे और अक्सर काट कपट से के भी आदी थे। इसी को वह कारोबार का अच्छा उसूल समझते थे। हरिदास ने कारखाने में पहुँचते ही साफ शब्दों में कह दिया कि तुम लोगों को मेरे वक्त में जी लगाकर काम करना होगा। मैं इसी महीने में काम देखकर सबकी तरक्की करूंगा, मगर अब टाल मटोल का गुज़र नहीं। जिन्हें मंजूर न हो वह अपनी बोरियां बिस्तर संभाले। और फिर दीनानाथ को बुलाकर कहा, भाई साहब, मुझे खूब मालूम है कि आप होशियार और सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। आपने अब तक यहाँ का जो रंग देखा है वही इख्तियार किया है, लेकिन अब मुझे आपके तजुर्बे और मेहनत की ज़रूरत है। पुराने हिसाबों की जांच पड़ताल कीजिए। बाहर से काम मेरा जिम्मा है, लेकिन यहाँ का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है। जो कुछ नफ़ा होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। मैं चाहता हूँ कि दादा की अनुपस्थिति में कुछ अच्छा काम करके दिखाऊँ। इस मुस्तैदी और चुस्ती का असर बहुत जल्द कारखाने में नज़र आने लगा। हरिदास ने खूब इश्तहार बंटवाए। उसका असर यह हुआ कि
की काम आने लगा। दीनानाथ की मुस्तैदी की बदौलत ग्राहकों की नियत समय पर और किफ़ायत से आटा मिलने लगा। पहला महीना भी ख़त्म न हुआ था कि हरिदास ने नई मशीन मंगवाई, थोड़े अनुभव आदमी रख लिए। फिर क्या था, सारे शहर में इस कारखाने की धूम मच गई। हरिदास ग्राहकों से इतनी अच्छी तरह से पेश आता कि जो एक बार उसे मुआमला करता वह हमेशा के लिए उसका खरीदार बन जाता। कर्मचारियों के साथ उसका सिद्धांत था, काम सख्त और मजदूरी ठीक। उसके ऊंचे व्यक्तित्व भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ा। करीब करीब सभी कारखानों का रंग फीका पड़ गया। उसने बहुत ही कम नफ़े पर ठेले ले लिए। मशीनें को दम मारने की मोहलत न थी, रात और दिन काम होता था। तीसरा महीना ख़त्म होते होते उस कारखाने की शक्ल ही बदल गई। हाथे में घुसते ही ठेले और गाड़ियों की भीड़ नज़र आती थी। कारखाने में बड़ी चहल पहल थी, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ। इसके साथ प्रबंध कौशल का यह वरदान था कि भद्दी, हड़बड़ी और जल्दबाजी का कहीं निशान न था। लाला हरमनदास धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक महीने के बाद वह रुक कर बोलने लगे। डॉक्टर की सख्त ताकीद थी कि उन्हें पूरी शांति की स्थिति में रखा जाए, मगर जब उनकी ज़बान खुली तो उन्होंने एकदम को भी चैन न लिया। देवकी से कहा करते, सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाता है। यह लड़का मालूम नहीं क्या कर रहा है, सारा काम अपने हाथ में ले रखा है। मैंने ताकीद कर दी थी कि दीनानाथ को मैनेजर बनाना, लेकिन उसने ज़रा भी परवाह न की। मेरी सारी उम्र की कमाई बर्बाद हुई जाती है। देवकी उसको सांत्वना देती कि आप इन बातों की शंका न करें, कारोबार बहुत खूब से चल रहा है और खूब नफ़ा हो रहा है। पर वह भी इस मामले में तुल देते हुए डरती थी कि कहीं लकवे का फिर हमला न हो जाए। हूँ हाँ कहकर टालना चाहती थी। हरिदास जो ही घर आता, लाला जी उस पर सवालों की बौछार कर देते, और जब वह टाल कर कोई दूसरा जिक्र छेड़ देता तो बिगड़ जाते और कहते, जालिम, तू जीते जी मेरे गले पर छुरी फेर रहा है, मेरी पूंजी उड़ा रहा है। तुझे क्या मालूम कि मैंने एक एक कौड़ी किस मुशक्क़त से जमा की है। तूने दिल में ठान ली है कि इस बुढ़ापे में मुझे गली गली ठोकर खिलाए, मुझे कौड़ी कौड़ी का मुहताज बनाए। हरिदास फटकार कर कोई जवाब न देता, क्योंकि बात से बात बढ़ती। उसकी चुप्पी ने लाला साहब को यकीन हो जाता कि कारखाना तबाह हो गया। एक रोज़ देवकी ने हरिदास से कहा, अभी कितने दिन और इन बातों का लाला जी से छिपाओगे। हरिदास ने जवाब दिया, मैं तो चाहता हूँ कि नई मशीन का रुपया अदा हो जाए तो उन्हें ले जाकर सब कुछ दिखा दूं। तब तक डॉक्टर साहब की हिदायत के अनुसार 3 महीने पूरे भी हो जाएंगे। देवकी, लेकिन इस छिपाने से क्या फ़ायदा जब वे आठों पहर इसी की रट लगाए रहते हैं। इससे तो चिंता और बढ़ती ही है, कम नहीं होती। इससे तो अच्छा है कि उनसे सब कुछ कह दिया जाए। हरिदास, मेरे कहने का तो उन्हें यकीन आ चुका है। हाँ, दीनानाथ कहे तो शायद यकीन हो। देवकी, अच्छा तो कल दीनानाथ को यहाँ भेज दो, लाला जी उसे देखते ही खुद बुला लेंगे। तुम्हें इस रोज़ की डांट फटकार से तो छुट्टी मिल जाएगी। हरिदास, अब मुझे इन फटकारों का ज़रा भी दुख नहीं होता। मेरी मेहनत और योग्यता का नतीजा आंखों के सामने मौजूद है। जब मैं कारखाना आने हाथ में लिया था, आमदनी और खर्चा का मीज़ान मुश्किल से बैठता था। आज 5 से का नफ़ा है। तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है और मैं मशीन की आधी कीमत अदा कर चुका। शायद अगले महीने 2 महीने में पूरी कीमत अदा हो जाएगी। उस वक्त से कारखाने का खर्च तिगुना से ज़्यादा है, लेकिन आमदनी 5 गुनी हो गई। हजरत देखेंगे तो आंखें खुल जाएगी। कहाँ होते हाथे में उल्लू बोलते थे, एक मेज़ पर बैठा आप ऊँघा करते थे, पर दीनानाथ कान कुदेरा करता था। मिस्त्री और फायरमैन ताश खेलते थे, बस 2-4 घंटे चक्की चल जाती थी। अब दम मारने की फुर्सत नहीं है। सारी ज़िंदगी में जो कुछ न कर सके वह मैंने 3 महीने में कर दिखा दिया। इसी तजुर्बे और कार्रवाई पर आपका इतना घमंड था। जितना काम वह 1 महीने में करते थे उतना मैं रोज़ कर डालता हूँ। देवकी ने भत्सना
पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, आपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कोई तुमसे सीख ले। जिस तरह माँ अपने बेटे को हमेशा दुबला ही समझती है, उसी तरह बाप बेटे को हमेशा नादान समझा करते हैं। यह उनकी ममता है, बुरा मानने की बात नहीं है। हरिदास ने लज्जित होकर सर झुका लिया। दूसरे रोज दीनानाथ उनको देखने के बहाने से लाला हरमनदास की सेवा में उपस्थित हुआ। लाला जी उसे देखते ही तकिया के सहारे उठ बैठे और पागलों की तरह बेचैन होकर पूछा, क्यों, कारोबार सब तबाह हो गया कि अभी कुछ कसर बाकी है? तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया है, कभी बात तक न पूछी। कम से कम मुझे ऐसी उम्मीद न थी। बहू ने मेरी तीमारदारी न की होती तो मर ही गया होता। दीनानाथ आपका कुशल मंगल रोज बाबू साहब से पूछ लिया करता था। आपने मेरे साथ जो नेकियां की है उन्हें मैं भूल नहीं सकता। मेरा एक एक रोआ आपका एहसानमंद है। मगर इस बीच काम की कुछ एकस था कि हाजिर होने की मोहलत न मिली। हरमनदास, खैर कारखाने का क्या हाल है? दिवाला होने में क्या कसर बाकी है? दीनानाथ ने तजुर्बे से कहा, आप अपने किससे कह दिया कि दिवाला होना है? इस अरसे में कारोबार में जो तरक्की हुई है वह आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। हरमनदास व्यंग्यपूर्ण बोला, शायद तुम्हारे बाबू साहब ने तुम्हारी मनचाही तरक्की कर दी। अच्छा, अब स्वामी भक्ति छोड़ो और साफ साफ बतला। मैंने ताकीद कर दी थी कि कारखाने का इंतज़ाम तुम्हारे हाथ में रहेगा, मगर शायद हरिदास ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा। दीनानाथ, जी हाँ, मगर मुझे इसका ज़रा भी दुख नहीं। वही रईस काम के लिए ठीक भी हैं। जो कुछ उन्होंने इसे कर दिखाया वह मुझसे हरगिज़ न हो सकता था। हरमनदास, मुझे यह सुनकर हैरत होती है। बतलाओ, क्या तरक्की हुई? दीनानाथ, तफसील तो बहुत ज़्यादा होगी, मगर थोड़े में यह समझ लीजिए कि पहले हम लोग जितना काम एक महीने में करते थे उतना अब हर रोज़ होता है। नई मशीन आई है, उसकी आधी कीमत अदा हो चुकी है। वह अक्सर रात को भी चलती है। ठाकुर कंपनी का 5,000 मन आटे का ठेका लिया था, वह पूरा होने वाला है। जगत राम बनिया लाल से कमर्शियट का ठेका लिया है, उसको हमने 500 बोरे माहवार का बयान दिया है। इसी तरह और फुटकर काम कई गुना बढ़ गया है। आमदनी के खर्च बढ़े भी हैं। कई आदमी नए रखे गए हैं। मुलाजिमों को मजदूरी के साथ कमीशन भी मिलता है, मगर खालिस नफ़ा पहले के मुकाबले में चौगुने के करीब है। हरमनदास ने बड़े ध्यान से यह बातें सुनी। वह गौर से दीनानाथ के चेहरे की तरफ देख रहे थे, शायद उनके दिल में बैठकर सच्चाई की तरह तक पहुंचना चाहते थे। संदेहपूर्ण स्वर में बोला, दीनानाथ, तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन तू भी मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता, और जब तक अपनी आँखों से देख न लूँगा यकीन न आएगा। दीनानाथ कुछ निराश होकर विदा हुआ। उसे आशा थी कि लाला साहब तरक्की और कारगुजारी की बात सुनते ही फूले न समाएंगे और मेरी मेहनत की दाद देंगे। उस बेचारे को न मालूम था कि कुछ दिलों में संदेह की जड़ इतनी मजबूत होती है कि सबूत और दलील के हवाले उस पर कुछ असर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वह अपनी आँखों से देखने को भी धोखा या तिलस्मत समझता है। दीनानाथ के चले जाने के बाद लाला हरमनदास कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे और फिर यकाएक कहार से बग्घी मंगाई। लाठी के सहारे बग्घी में आ बैठे और उसे अपने चक्की घर चलने का हुक्म दिया। दोपहर का वक्त था। कारखाने में के मजदूर खाना खाने के लिए गोल के गोल भागे चले आते थे, मगर हरिदास के कारखाने में काम जारी था। बग्घी हाथे में दाखिल हुई। दोनों तरफ फूलों की कतारें नजर आई। माली क्यारियां में पानी दे रहा था। ठेले और गाड़ियां से मारे बग्घी को निकालने की जगह न मिलती थी। जिधर निगाह जाती सफाई और हरियाली नजर आती थी। हरिदास अपनी मुहर्रिर को कुछ खाते का मसौदा लिख रहा था कि बूढ़े लालाजी लाठी टेकते हुए कारखाने में दाखिल हुए। हरिदास फौरन उठ खड़ा हुआ और उन्हें हाथों से सहारा देते हुए बोला,
आपने कहला क्यों न भेजा कि मैं आना चाहता हूँ, पालकी मंगवा देता। आपको बहुत तकलीफ़ हुई। यह कहकर उसने एक आराम कुर्सी बैठने के लिए खिसका दी। कारखाने के कर्मचारी दौड़े उनके चारों तरफ बहुत अदब के साथ खड़े हो गए। हरमनदास कुर्सी पर बैठ गए और बोरों के छत चूमने वाले ढेर पर नज़र दौड़ाकर बोले, मालूम होता है दीनानाथ सच कहता था। मुझे यहाँ कई नई सूरतें नज़र आती। भला कितना काम रोज़ होता है, भला कितना काम रोज़ होता है। हरिदास, आजकल काम ज़्यादा आ गया था, इसलिए कोई 500 मन रोज़ाना तैयार हो जाता था, लेकिन औसत 250 मन का रहेगा। मुझे नई मशीन की कीमत अदा करनी थी, इसलिए अक्सर रात को भी काम होता है। हरमनदास, कुछ कर्ज लेना पड़ा। हरिदास, एक कौड़ी नहीं, सिर्फ मशीन की आधी कीमत बाकी है। हरमनदास के चेहरे पर इत्मीनान का सा रंग नज़र आया। संदेह से वह विश्वास को जगह दी। प्यार भरी आंखों से लड़के की तरफ देखा और कड़वा स्वर में बोला, बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म किया, मुझे माफ़ करो। मुझे आदमियों की पहचान पर बड़ा घमंड था, लेकिन मुझे बहुत धोखा हुआ। मुझे अब से बहुत पहले इस काम से हाथ खींच लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। यह बीमारी बड़ी मुबारक है जिसने तुम्हारी परख का मौका दिया और तुम्हें लियाकत दिखाने का। काश यह हमला 5 साल पहले ही हुआ होता। ईश्वर तुम्हें खुश रखे और हमेशा उन्नति दे। यही तुम्हारे बूढ़े बाप का आशीर्वाद है। तो ये कहानी कैसी लगी आपको? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।